फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पहले ममता दीदी का इनकार और अब नीतीश का प्रहार और इंडी गठबंधन में हाहाकार। जी हां, इंडी गठबंधन को लेकर लगातार जो खबरें आ रही हैं वो इंडी गठबंधन के दलों के साथ साथ जो इनके समर्थक हैं, इनके शुभचिंतक हैं, उन सबको परेशान करने वाली हैं। हमने कल ही यह बताया था आपको कि किस तरह से इंडी गठबंधन लगभग टूट के कगार पर पहुंच चुका, और आज जो कुछ बड़ी खबरें आई वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही नीतीश कुमार की इंडी गठबंधन से विदाई हो जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही नीतीश कुमार हैं जो दरअसल बीजेपी से जब इन्होंने संबंध तोड़ा था और जब इन्होंने इंडी गठबंधन को बनाने की पहल की थी तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक भाजपा विरोधी विकल्प खड़ा होगा। लेकिन आज उस विकल्प को जो खड़ा करने की कोशिश की है, जिस नेता ने यह बताया कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले तमाम पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए, आज वही नेता उस गठबंधन से, इंडिया अलायंस से, इंडी गठबंधन से आज ऐसा लग रहा है, जो संकेत आ रहे हैं वो ये कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, मैं भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि गणतंत्र दिवस यानी कल के बाद नीतीश कुमार कभी भी इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। आज बड़े डेवलपमेंट तेजी से हुए हैं। आज सुबह कैबिनेट की मीटिंग हुई पटना में, लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में नीतीश और तेजस्वी यादव में कोई बातचीत नहीं हुई, दोनों के बीच एक शब्द भी अदला बदली नहीं हुई, और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग होनी थी वो ब्रीफिंग कैंसिल कर दी गई। इधर बीजेपी के यहां लगातार बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बताया जा रहा है कि केरल का दौरा था वो रद्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ विनोद तावड़े जो बीजेपी के बिहार के प्रभारी हैं, उनके यहां बैठक हो रही है। इस बीच केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के बहुत खास हैं, केसी त्यागी दिल्ली पहुंच गए हैं, और केसी त्यागी और सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष वो एक ही विमान में दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि जब केसी त्यागी से पत्रकारों ने पूछा, जब उनसे कहा कि भाई आप दिल्ली आए हैं इसके क्या मायने, बोले दिल्ली तो मैं आता रहता हूं। उनसे पूछा गया कि क्या यह गठबंधन जो है टूटने वाला है, बिखरने वाला है, तो उन्होंने कहा उन्होंने जेडीयू की बात करी कि जेडीयू अभी इंडी अलायंस में ही है। लेकिन आपको यह भी बता दें, इससे कुछ समय पहले तक जब बिहार में अध्यक्ष पद की बात हुई थी तब भी यही कहा गया था कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है और ललन सिंह अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन जब केसी त्यागी से यह पूछा गया कि क्या दरअसल वो एनडीए में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं है। शब्दों पे गौर कीजिएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब रोहिणी ने, जिस तरह से लालू यादव की बेटी ने नीतीश कुमार का बिना नाम लिए उन पर प्रहार किया था, यह बताया था कि उनके परिवार में कोई लायक नहीं है, बदतमीजियां जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था नीतीश कुमार के लिए लालू यादव की बेटी ने। हालांकि वो ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कुछ हुआ उसके बाद जो है राजनीति वहां तेजी से गरमाई हुई है। नीतीश की बेटी, माफ कीजिएगा, लालू यादव की बेटी को लेकर जो ट्वीट है, जब उस पर केसी त्यागी से सवाल किया गया तो केसी त्यागी ने पहले कहा बच्चों के सवालों, बच्चों की बातों का हम जवाब नहीं देते। फिर उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन रोहिणी, उनको याद दिलाया गया ये लालू यादव की बेटी हैं, तो उन्होंने कहा वो बच्चे हैं और बच्चों को बड़ों की बातों से दूर रहना चाहिए। तो बहुत कुछ खेला हो रहा है बिहार में, और जो खबर आ रही है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन जो चर्चा पटना से आ रही है छन के, वो ये है कि 26 जनवरी के बाद बिहार में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि नीतीश कुमार, दरअसल उनको बीजेपी कह रही है कि अगर कोई समझौता होता है तो उसमें नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। किसी महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है, और चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार बिहार में नहीं बल्कि उनको केंद्र में रहना होगा, केंद्र में उनको समायोजित किया जाएगा। इस तरह की कई खबरें छन के आ रही हैं। ये खबरें कितनी सच हैं वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है और इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हो क्या रहा है, बड़ी बात क्या है, एक तरफ बिहार में जो है गठबंधन में हाहाकार है,
और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना आज जीत का गीत भी लॉन्च कर दिया है। तो देखिए, बीजेपी जीत का गीत लॉन्च कर रही है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो है वहां बेसुरा तान चल रहा है, बेसुरा गान चल रहा है। तो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा इस सारा विवाद कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उसके बाद नीतीश कुमार ने जो खुलेआम मंच के ऊपर जो कुछ कहा, इशारों इशारों में जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया लालू यादव पर और साथ साथ गांधी परिवार को, उसको लेकर राजनीति गरमाई। सुनिए नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में क्या कुछ कहा था। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता, करते रहता है, नेता बनता। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। रामनाथ ठाकुर जी को भी फ़ोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फ़ोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फ़ोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज़ मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। तो नीतीश बाबू क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन का इंतजार कर रहे हैं? कह नहीं सकते, लेकिन चर्चा गर्म है। और इस बीच जिस तरह से परिवारवाद को लेकर प्रहार किया नीतीश कुमार ने, उसके बाद लालू यादव की बेटी जो है गुस्से में तमतमा गई और उन्होंने जो ट्वीट किए उससे बिहार की राजनीति गरमाई हुई। हालांकि ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन ट्वीट से जो तपन, जो आग उठी, वो अभी भी शांत नहीं हुई। उन्होंने क्या ट्वीट किए वो भी जरा एक बार देख लीजिए, आपको पता चलेगा कितने कड़े शब्दों में रोहिणी ने प्रहार किया। ट्वीट में किसी का नाम नहीं, जरा देखिए ट्वीट, जरा ट्वीट दिखाइए, जल्दी से ट्वीट दिखाइए रोहिणी आचार्य के ट्वीट स्क्रीन पर। देखिए रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अब ये नीतीश बाबू पे सीधा सीधा चोट कर रही हैं। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने की करते रहते हैं बदतमीजियां। ये शब्द देखिए, बदतमीजियां। और वो कह रही हैं कि नीतीश के परिवार में, इशारों इशारों में कह रही है कि नीतीश के परिवार में दरअसल कोई योग्य नहीं हुआ, इसलिए जो है किसी को मौका नहीं मिला। इस तरह से रोहिणी आचार्य जो है इस तरह का प्रहार कर रही हैं। तो ये हलचल मची और इसको लेकर तमाम बयानबाजियां क्या हो रही है। अब कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर इस तरह से झगड़ते रहेंगे तो 24 के चुनाव में मोदी को हराया नहीं जा सकता। सुनिए कुछ बयानबाजियां। नीतीश कुमार बहुत पहले ही कहा था कि बेपेदी लोटा की तरह वो बेपेदी औरत है, इसलिए माहौल देखकर, हवा देखकर वो समझती है। और अभी वो शुरू से ही एनडीए के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। कभी कभी कांग्रेस के साथ आती हैं, कभी कभी अकेले चलने की कोशिश करती हैं। तृणमूल कांग्रेस बनी थी इसलिए बीजेपी के मशवरे से, आरएसएस के मशवरे से कांग्रेस को तोड़ करके, ताकि वो एनडीए में जा सके। इस देश में कई जगह पर कई ऐसे लोग हैं जो बात कुछ और करते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी कोई न कोई गतिविधि, कोई न कोई संपर्क बीजेपी से नज़दीकियों को उजागर कर देता है। लोग देख रहे हैं कौन नेता कौन क्या बयान दे रहा है। विपक्ष अगर बटा हुआ है इंडिया के अंदर,
एक साथ मिल के चुनाव नहीं लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना एक सपना बनकर रह जाएगा। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडी गठबंधन है, ये अहंकारी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है। ये एक लुटेरों के अलायंस था। सब लुटेरे ये सोच रहे हैं कि मैं अपना हक दूसरे को क्यों लूटने दूं, क्योंकि ये देश सेवा के लिए नहीं आए। अगर ये देश सेवा को समर्पित होते तो आज ही इस तरह की लड़ाइयां ना करते। इसलिए चाहे ममता जी हो, चाहे भगवंत मान जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सबकी लड़ाई एक ही है कि मुझे लूटना है, इसलिए लूट की लड़ाई हो रही है। ये कतई कोई अलायंस नहीं था, ये बेईमानों का अलायंस था, इसलिए बेईमानी का अलायंस कभी सिरे नहीं चढ़ सकता। तो एक तरफ गठबंधन टूट से भयभीत, दूसरी तरफ बीजेपी ने आज जारी कर दिया अपना जीत का गीत। जरा सुनिए। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। तो बीजेपी ने अपना आज चुनावी गीत जो है वो भी जारी कर दिया। बीजेपी वोट जो है कहां से कैसे मिलेंगे उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ जो है वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। आज वो मतदाता दिवस था, फर्स्ट टाइम वोटर से मिले, उसके बाद बुलंदशहर गए। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मीडिया कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का शंख फूंक दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं जीत का शंख नहीं फूंकता, मैं विकास का शंख फूंकता हूं और मेरे लिए तो जनता जीत का जो शंख है वो फूंकती है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यक्रम में लगे, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस लगातार टकराव और बिखराव के रास्ते पे है। इसी में चर्चा करेंगे दो टूक में। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं शिवम त्यागी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी जी। पहली बार आज दो टूक में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत अरविंद वाजपेयी जी। डॉक्टर सूरज मंडल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना से इस वक्त। शुरुआत में ऋषि शंकर मिश्रा, जल्दी से आपसे तुरंत मुझे बताइए इस वक्त बिहार का अपडेट क्या हो, क्या रहा वहां? म्यूट पर है, म्यूट पर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। देखिए अशोक जी, अपडेट ये है कि केसी त्यागी दिल्ली पहुंच चुके हैं और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और रेणु देवी को अमित शाह जी ने तलब किया है और अमित शाह के घर पे बैठक चल रही है। और इधर लालू यादव के घर पे भी राबड़ी देवी के आवास पे विधायकों की बैठक बुलाया गया और जिसमें तमाम विधायक पहुंचे और लालू यादव ने नीतीश कुमार से भी फोन पे बात की है, लेकिन लालू यादव वेट एंड वॉच की स्थिति में है। समीकरण ये है कि यदि नीतीश कुमार आर पार के मूड में जाएंगे तो लालू यादव का यह प्रयास रहेगा कि नीतीश कुमार के जो पिछड़े अति पिछड़े तबके के विधायक हैं उनको तोड़ा जाए और 122 का जो मैजिक फिगर है उसको पाया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के बीच ये चल रही है कि क्या नीतीश कुमार के शर्तों पे नीतीश कुमार का एनडीए में वापसी होती है या बीजेपी के शर्तों पे नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं। दोनों का अलग अलग तात्पर्य है। नीतीश के शर्तों पे यानी 2019 वाले फार्मूले पे नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में यानी एनडीए में वापसी चाहते हैं। मुख्यमंत्री प्लस 17 सीटों का उन्होंने मांग रखा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन बीजेपी का स्टैंड इस पे ये है कि आपको 2 डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा, आप केंद्र के राजनीति में आ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और बीजेपी अब नीतीश कुमार के जो फार्मूला है उसको अब बीजेपी आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और बीजेपी चाहती है कि उनके पार्टी से किसी महिला नेत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसको लेकर पेच है।
नीतीश कुमार को जहां तक मैं समझता हूं कि यदि नीतीश कुमार के शर्तों पे बीजेपी नहीं जाएगी, नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। ओके, तो ये हलचल बिहार में जो है चल रही है। बिहार से सीधा जो खबरें आ रही है, लेकिन हलचल है सूत्रों के हवाले से खबर है, इनमें से क्या खबर है सही क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इंडिया अलायंस में और पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद अब बिहार में जो है चूलें हिलने लगी हैं। वाजपेयी जी, क्या हो क्या रहा है ये इंडिया अलायंस में, आप क्या कहेंगे सर आप? नहीं, राजनीतिक पार्टी है तो हम उसका राजनीतिक क्या हलचल चल रही है हम भी संज्ञान लिया हुआ हम लोगों ने भी, लेकिन हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में कहाँ पहुंचा। देखो, 15 साल लालू प्रसाद यादव ने राज किया, 18 साल से ये बैठे हुए, आज वो डिमांड कर रहे हैं कि बीमारी राज है, आज भी वही बात कर रहे हैं कि स्टेटस स्पेशल दे दीजिए बिहार को। आप बताइए कौन सी इंडस्ट्री पहुंची वहां? देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के लिए 30 साल का राज काफी नहीं था क्या? ये जवाब नहीं देना चाह रहे। सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कि कैसे मुख्यमंत्री रहे, हमेशा इधर से उधर होते रहे, ये तो उनका इतिहास है। इसमें इन तथ्यों को तो कोई नकार ही नहीं सकता। नीतीश बाबू आज भी उसी प्रयास में हैं, क्योंकि लालू यादव का दबाव पूरी तरीके से था, जो सार्वजनिक रूप से सबकी जानकारी में है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। और ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू भी शायद तैयार हो गए थे और वो केंद्र की राजनीति में कन्वीनर बन के आना चाहते थे, और उसके बाद उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थी। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप याद करिए, इनकी पटना में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और वहां पे उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के मटीरियल है। ये वहां से शुरुआत थी, लेकिन झगड़ा अलग दूसरा है। कांग्रेस को अपना वोट रिवाइव करना है, छत्रपों को अपने वोट को बचाना है, ये क्लैश चल रहा है अंतर्गत। इसीलिए ममता अलग हो गई एक तरीके से, कल स्टेटमेंट आएगी। लेकिन सर आप भी खुश नहीं दिख रहे, वो तो और बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि एलजेपी जो है वो चिराग पासवान जी और नीतीश जी का रिश्ता जो है वो हम जानते हैं। आप लोग भी अगर ऐसी डेवलपमेंट होती है तो बहुत खुश नहीं होंगे शायद आप लोग भी। नहीं, हम लोगों का नहीं है। देखो, नीतीश बाबू जब भी थे तब भी हमको 7 सीटें मिली थी, 6 उसकी लोकसभा की और 1 राज्यसभा की। तो हमारा नीतीश बाबू से कभी कोई क्लैश रहा ही नहीं है। हाँ, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट के जब से चिराग बाबू आए हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है कि भैया बिहार की बात हम तो जरूर करेंगे, व्यक्तिगत हमारा किसी से नहीं है, और इसीलिए नीतीश की पॉलिसियों से टकराव है। तो वो एनडीए में आए ना आए हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी चूंकि राजनीतिक पार्टी है, बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने टारगेट फिक्स किया 400 के पार। तो अगर वो अपने अलायंस को बढ़ाते हैं तो इसमें क्या गुनाह है? अलायंस बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी तो जो उनका डिक्लेरेशन है वो पूरा होगा। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। देखो, उन्होंने तो टारगेट कर लिया कि 51 से 60% तक हमको हर सीट पे लाना है। और आप याद करिए 2019 में 224 सीटों पे 51% से ज्यादा वोट इनको मिला था। तो ये तो अपने लगे होंगे, कोई आए कोई ना आए, लेकिन वो स्वागत भी करने को तैयार है। अमित शाह जी का बयान आया था कि अगर कोई प्रस्ताव करेगा तो हम उसका विचार करेंगे। तो बहुत कुछ हमको कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला। राजनीति में बहुत कुछ इशारों में कहा जाता है, जो कहा जाता है वो कई बार उससे उल्टा होता है, जो कहा जाता है कई बार उससे। शिवम त्यागी मंद मंद मुस्कुरा रहे, रुकिएगा अभी रुकिएगा, ऋषि शंकर मिश्रा रुकिएगा। शिवम त्यागी मंद मंद मुस्कुरा रहे, मैं जानता हूँ शिवम त्यागी आज थोड़ा सा जो है मुझे जो खबर है और जो मीडिया में खबरें आ रही है ये कि बिहार में बीजेपी के नेताओं को कहा गया थोड़ा नीतीश कुमार जी को लेके संभल कर बोले, तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो आज कुछ कहना। लेकिन क्या हो रहा है, आपने तो उनका सेनापति लूट लिया, मतलब वो जो जिस सेनापति को आगे करके लड़ रहे थे आपने उनका सेनापति लूट लिया। देखिए अशोक जी, क्या है कि सूत्र तो सिर्फ हमारे देश में मीडिया के ही काम करते हैं, हमारे पास तो कोई सूत्र है नहीं। ऋषि मिश्रा जी ने जो है अमित शाह जी के ड्राइंग रूम तक की जो स्थिति यथास्थिति है आपके चैनल पर बता दी। अब हमारे कोई सूत्र है नहीं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं। नीतीश जी एक अच्छे आदमी हैं और मैं मानता हूं कि चलिए जैसा भी है वो तो समय के साथ सारी चीजें सामने इस देश की आई जाएंगी, लेकिन ये बेहतर है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप संयोग देखिए कि कल ही आप मेरे से एक सवाल पूछ रहे थे चैनल पर कि वो तो आपके अलायंस टूट कर जा रहे हैं और वो वापस भी नहीं आते।
वो 24 घंटे का ही समय लगा, सही 9:15 बजे आज आप इसी खबर को लेकर आए हैं कि बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं शिवम त्यागी, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कल की याद दिलाकर। नहीं, मैं बिल्कुल याद नहीं दिला रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने सिर्फ इशारा किया, बाकी याद हम कर लेते हैं। नहीं, देखिए आपने कहा था कि भाई देखिए नहीं है आपके अलायंस, और आप ही कह रहे हैं कि अब अलायंस आने की उम्मीद है, तो मैं तो कहता हूँ ये सब आप ही का है, आप ही की महिमा है, आप ही के सूत्र हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। खैर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात है किसी भी अलायंस के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गठबंधन के लिए, कि ठीक है विस्तार होते रहना चाहिए, बातें होती रहनी चाहिए, और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि भाई अगर कोई आना चाहता है तो वो प्रस्ताव करेगा तो हम विचार करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि बेहतर भविष्य के लिए और तमाम चीजों के लिए सबको जुटकर काम करना चाहिए। अब ये कांग्रेस वाला माहौल तो है नहीं कि एकला चलो रे, निकल पड़े टी शर्ट पहनकर हमारे तहसीन भाई की तरह कि भाई चलो एकदम जबरदस्त तरीके से अकेले देश जीत लेंगे। ये बहुरंगी देश है, यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबको साथ लेकर साथ कर चलना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तो असम में जाकर बदरुद्दीन अजमल से जो है गठबंधन कर लो, और जब उनके यहाँ पर यात्रा लेकर पहुंच जाओ तो उन्हीं को गरियाना चालू कर दो। पता नहीं कौन लिख रहा है। एक चीज मैंने अशोक जी सीखी है, मैंने एक चीज सीखी है कि अगर कोई व्यक्ति प्रवक्ता हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए राज्यसभा के लिए, तो यकीन मानिए वो अपने करीबी नेता का दिमाग और उनकी पार्टी पूरी बर्बाद कर सकता है। अपनी पार्टी में किसी को अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। आप पार्टी की बड़ी प्रवक्ता हो सकती है या हो सकते हैं, लेकिन आप अपने नेता को एक ऐसी इल्यूजनरी दुनिया दिखा दें कि वो आदमी बिल्कुल बगावत पर उतर आए, सारे साथियों को ही छोड़ दे कि मैं अकेले ही दुनिया जहां जीत लूंगा। उस महत्वाकांक्षा से भगवान हमें बचाए, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहते हैं सबको साथ लेकर चला जाना चाहिए, कहीं कोई बुराई नहीं है। और मैं तो कहता हूं इंडिया अलायंस वालों को भी कोशिश तो करनी चाहिए। वो अलग बात है कि रोजाना एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मारपीट मची हुई है एकदम, बिल्कुल रोज उसी पर बहस हो जाए, इतना मसाला वो दे रहे हैं देश को। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अगर कोई भी साथ आता है तो उस पर विचार करेंगे, ऐसा मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा था। मुझे लगता है जो भी होगा जल्दी ही जनता के सामने आएगा, और हमारे सामने भी आएगा। जो भी होगा जल्द जनता के सामने आएगा और प्रस्ताव दिया जाएगा तो विचार किया जाएगा। ये तमाम बातें हैं। और केसी त्यागी ने भी कहा, फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब फिर कह रहा हूँ, नेता जो कहते हैं उसको समझना चाहिए। एक मिनट, तहसीन पूनावाला जी, मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में आपने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर खूब सारी भविष्यवाणियां की थी, वो सब उल्टी पड़ गई थी। आज मैं आपके साथ एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। वो यूट्यूबर वालों के चक्कर में, जितने भी यूट्यूबर वाले थे उनके चक्कर में। अब आप भी मजे ले रहे हैं यूट्यूबर से, मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं करूंगा। मैं डीडी न्यूज पर हूँ, देश का भरोसे। जी अशोक जी, वो मुझे लग रहा है वो शायद वही यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं। सुनने में आया कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे, उनके तो होटल वगैरह के बिल भी नहीं पे किए बाद में उन्होंने कांग्रेस नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो मेन स्ट्रीम वाले हैं और डीडी न्यूज देश का भरोसे का चैनल है, इसलिए बात कर रहा हूँ तहसीन पूनावाला। लेकिन मैं अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर अभी राम जो लहर चली है उसके बाद अगर इंडिया अलायंस में वास्तव में जो हो रहा है, उसके बाद आज ये तय है कि नरेंद्र मोदी को 2024 में कोई नहीं हरा सकता। गेम आज से ओवर है। इसके बाद जो कुछ होगा वो सिर्फ गतिविधियां होंगी, भाषण होंगे, चुनाव लोग अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे, भाषण होंगे, लोग वोट डालेंगे। लेकिन आज ही फैसला हो चुका है 24 में क्या होगा। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में, और उम्मीद करते कि देश का संविधान हमेशा सबसे आगे रहे और हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है, क्योंकि शिवम भाई ने देश के गृह मंत्री की बात की, देश के गृह मंत्री साथ मीटिंग्स कर रहे, जैसे रवि भाई ने बताया हमको, और सारे अलायंसेस बना रहे। थोड़ा सा अगर मणिपुर पे ध्यान रख दे तो वहां पे इलेक्टेड मुख्यमंत्री को एक रिबेल ग्रुप बुलाकर कह रहा है कि स्टेट कैसे चलाना चाहिए। जल से नल के लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है, जो कॉर्पोरेशन का काम है, लेकिन मणिपुर देश के हाथ से जा रहा है, उसके लिए खैर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बात यह है कि जो आपने कहा कि दोबारा से 2024 में एनडीए जीतेगी और माननीय मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, वो ठीक है, वो आपका विश्लेषण हो सकता है। लेकिन मैंने एक अंग्रेजी में एक पोएम है, theirs is not to question why, theirs is but to do or die। तो हमें तो लड़ना है तो लड़ते ही रहेंगे, हमें तो भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो लड़ना ही पड़ेगा। अब जो होगा, जीत हार फैसला तो फाइनली जनता ही करेगी। लेकिन ये जो भाजपा में घमंड है कि हम हार नहीं सकते,
ये एक घमंड दुर्योधन में भी था, ये घमंड रावण में भी था। तो कोई बात नहीं, घमंड है, जो हाल हुआ वही राजनीतिक हाल हो सकता है। ऐसे इंडिया शाइनिंग के टाइम पे भी हुआ था 2004 में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पॉलिटिक्स है, देश की जनता है, ये सब कुछ जानती है। एक चीज है कि आज मुझे वाकई भाजपा के जो प्रवक्ता है उनके लिए मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि परसों ही 3-4 दिन पहले ही मैं जितने भी भाजपा के प्रवक्ता थे और उसके शिवम भाई भी जब भी मेरे साथ बैठते, नीतीश जी पे जब भी कोई सवाल आता तो लगातार नीतीश जी को अटैक कर देते कि पलटू राम है, ये है, वो है, कोई विकास नहीं हुआ। आज देखिए आपके शो पे कोई अटैक नहीं हो रहा, कह रहे नहीं हम तो हमारा दरवाजे खुले। तो कोई बात नहीं, इसी से समझ में आता है कि भाजपा के प्रवक्ता फंसे हुए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो भी होगा अच्छा होगा। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, जनता है, ये सब कुछ जानती है। लेकिन आपने जो कहा ना, मतलब जो घमंड की बात की, तो ये राजनीतिक विश्लेषण मेरा था और मैंने कहा लेकिन है क्या, सच्ची बात क्या है कि भाजपा में घमंड की आप बात करें, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया अलायंस में पाखंड है, एकता का पाखंड है कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक मिलकर रहेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर हरा लेंगे। तो वो जो पाखंड कर रहे हैं एकजुटता का, वो पाखंड भारी पड़ रहा है और उसके कारण बीजेपी की जीत जो है सुनिश्चित हो रही है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग मिलकर लड़ते और अगर ये लड़ाइयां नहीं होती, आप लोग एक दूसरे की खुद की टांग नहीं खींच रहे होते, तो ऐसा लगता कि शायद आप मोदी जी से मुकाबला होगा। लेकिन मोदी जी से मुकाबला तो तब होगा जब पहले आप आपस में मुकाबला कर लेंगे। शिवम जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाने के बाद सूरज मंडल जी के पास जाऊंगा। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तहसीन भाई, बहुत समय हो गया, बेकार ही आप समय उधर बर्बाद कर रहे हैं। हम दोनों तो चेहरे से ही भाई लगते हैं। आइए इधर, कुछ नहीं रखा उधर, क्या है उधर, है क्या बताइए आप। बेकार ही हम लड़ सकते हैं, बताइए हम इतने इंसान है, एक दूसरे से इतने प्रेम से बात करते हैं, कुछ नहीं है उधर। आप बेकार ही, देश में जो है जब किसी चीज की आंधी चल रही हो तो उससे लड़ा नहीं जाता। चाणक्य कहते थे, आचार्य चाणक्य कहते थे, बिल्कुल नहीं लड़िए। और दूसरी बात, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भाई ये तमाम चीजें रही और जो है इतनी गाली देते थे प्रवक्ता नीतीश जी को। देखिए, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मतलब आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब शिवसेना से कांग्रेस जाकर मिल सकती है, बदरुद्दीन अजमल से जाकर मिल सकती है, एंटी विचारधारा लेफ्ट से जाकर मिल सकती है, ममता दीदी से जाकर मिल सकती है, शरद पवार से जाकर मिल सकती है, लेकिन हमारे अगर सूत्रों के हवाले से नीतीश जी के साथ की खबर भी चले तो परेशानी है। शिवम जी, आप मेरे भाई हैं, शिवम जी आप मेरे भाई हैं, लेकिन एक गीत सुना देता हूं ऐसे ही, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। हाँ, बोलिए तहसीन जी। नहीं, शिवम भाई ने कहा कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। हाँ तहसीन जी जल्दी से। शिवम भाई ने कहा एक मिनट शिवम जी रुकिए, तहसीन जी को ऑफर मिल गया मेरे शो पर, उनको रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए। नहीं, लेकिन शिवम भाई ने कहा कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री को लगेगा मैं बॉडी डबल हूं, तो वो बात ना हो, कंफ्यूजन ना हो। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा हंसी मजाक भी होना, रुकिएगा ऋषि जी, थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, राजनीतिक कटुता ही नहीं बल्कि कई चीजें हंसी मजाक करके भी हो जानी चाहिए। लेकिन मैं गंभीर सवालों पर आऊंगा, क्योंकि ये गंभीर सवाल है कि दरअसल क्या ये बिखर रहा है। फिर कह रहा हूं, एक तरफ बीजेपी ने आज अपना चुनावी गीत जो है रिलीज कर दिया, दूसरी तरफ विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है उसके बोल क्या होंगे, लय क्या होगी, गीत बनाएंगे तो उसमें कौन इसमें दिखाएंगे, विजुअल क्या होंगे, किसको हीरो दिखाएंगे, किसको नायक दिखाएंगे, किसको अपने साथ दिखाएंगे, किसको विपक्ष में दिखाएंगे, कुछ क्लियर नहीं है। और चुनाव में अब 90 दिन से भी कम समय बचा है। आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन।
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में चर्चा कर रहे हैं। भाजपा ने गाया जीत का गीत। गठबंधन जो है टूट की आशंका से भयभीत, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। कहीं बज रही है तान, कहीं बेसुरा गान। और मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी से हैं, डॉक्टर सूरज मंडल जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज मंडल जी, क्या लग रहा है बिहार में ये क्या बड़ा राजनीतिक बदलाव जो है देश की राजनीति में फिर होने जा रहा है? और आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद इंडिया अलायंस कहीं मुकाबले में ठहर पाएगी? आप म्यूट पर हैं। हाँ बोलिए। जी जी जी, आवाज सुनाई पड़ रही? जी 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 बोलिए बोलिए। हाँ, बिहार में जो स्थिति है उसमें तो कोई खास परिवर्तन है नहीं। अब दूरदर्शन और आपको तय करना है कि नीतीश जी अच्छे हैं या बुरे। मैं इसी कार्यक्रम में कई बार सुन चुका हूं कि नीतीश जी ठीक नहीं है, उनके जो विचार है, उनका जो मंतव्य है वो सही जा नहीं रहा है। लेकिन नीतीश जी ने धुआंधार काम किया। उन्होंने जाति जनगणना बिहार में कराकर पूरे देश में एक दिशा और एक समझिए एक नया आयाम प्रस्तुत किया। सामाजिक न्याय के लिए लड़े हुए हैं। अब प्रश्न आता है कि आगे नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये इस बात पर निर्भर करना चाहिए पूरी बहस कि जनता क्या करेगी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और पिछले चुनाव में भी हम देख चुके हैं कि इंजन कौन था और डब्बे कौन थे। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने मदद की, और वही भारतीय जनता पार्टी ने जब उनकी कुर्सी को खींचने की कोशिश की तो नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहे, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी की दम लगाई। तो आज जो है इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन आप कहेंगे तो एनडी गठबंधन कहिए, उधर तो एनडीए कहते हैं, इधर इंडिया कहने में परहेज लगता है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, उनको सबक सिखाना चाहती है, सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ी है। और अभी जो बिहार में रोजगार के जो नए नए आयाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, पूरे देश में जिन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी और देश को एक बड़ा शून्य देके रखा हुआ है, उसकी जगह वहां पर लाखों लोगों को अभी रोजगार दिया जा रहा है। सूरज मंडल जी, आज जो सूरज मंडल जी, बिहार विल शो द वे एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद इंडिया। ठीक है। और जो गठबंधन है वहां वो मजबूत है क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ये सब खबरें सूत्रों से के हवाले से आ रही हैं, हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो, मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन होता क्या है कि कई बार पहले भी ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, मीडिया में लगातार चर्चा चल रही थी और उसका इनकार किया गया। जब यह खबर आई कि ललन सिंह हट के नीतीश कुमार हो रहे हैं, उस खबर आने से 1 घंटे पहले तक सभी लोग इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया खबरें बनाता है, मीडिया झूठ प्रोजेक्ट करता है। लेकिन 1 घंटे बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। बहरहाल जो होगा मुझे उससे कोई एतराज नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए जो कुछ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, रोहिणी आचार्य जी, लालू जी की बेटी ने जो ट्वीट किए, हालांकि वो डिलीट कर दिए गए, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर उनके ट्वीट जो हैं नीतीश पर निशाना नहीं था तो डिलीट क्यों करें? बदतमीजियां, अगर परिवार में कोई योग्य नहीं है, ये सब किसके लिए किया था उन्होंने? देखिए, ये कोई ट्वीट जो है कोई बड़ा इशू नहीं है। ट्वीट लोग करते हैं। कोई राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कोई ट्वीट अगर हुआ हो
आधिकारिक रूप से, तो निश्चित तौर से इस पर एक मंथन होना चाहिए। हाँ। लेकिन जो स्थिति है, अगर किसी को लगता है व्यक्तिगत तौर पर कोई अपनी बात कहना चाहता है और या कहना चाहती है और बाद में उसको उन्होंने हटा दिया, इस तरह की बातें कई बार होती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता कुछ बोलते हैं, अभी आपके स्क्रॉल में भी चल रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं। सर बिहार में कोई वो तानाशाही थोड़ी है, वहां कोई आपातकाल थोड़ी है कि रोहिणी जी ट्वीट करके अपना डिलीट कर देती है। मेरा मानना है ट्वीट करके उनको खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आपातकाल थोड़ी है कोई उनको डरा लेगा। वहां तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार है, उनको ट्वीट करके रहना चाहिए था। किसकी हिम्मत है उनका लालू जी की बेटी का ट्वीट डिलीट करवा देते हैं? ऐसा किसकी हिम्मत है? मतलब ये तो मेरा मानना है कि एक बार ट्वीट कर दिया तो फिर आपको रहना चाहिए था, किसी से डरना नहीं चाहिए था। बहरहाल लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जनता के मुंह से रुकिएगा एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर क्या मैं आपको बता दूं, जरा ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। जो ज्ञानवापी के वकील विष्णु शंकर जैन ने जो इस वक्त जो बयान दिया वो बड़ा बयान है। उन्होंने एएसआई के हवाले से कहा है ज्ञानवापी का जो मौजूदा ढांचा है उस ढांचे में निर्माण से पहले वहां एक मंदिर था। एएसआई का यह निष्कर्ष है, विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। उन्होंने कहा ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी सर्वे रिपोर्ट के हवाले से विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं नीचे। जी हां, मूर्तियां मिली हैं नीचे, जो मूर्तियां हैं ज्ञानवापी ढांचे के नीचे मूर्तियां हैं, ऐसा विष्णु शंकर जैन ने कहा है। लेकिन विष्णु शंकर जैन ने जो कहा है वो एएसआई के हवाले से कहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया उस सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है, और अगर ऐसा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जरा सुन लीजिए क्या उन्होंने कहा, एक बार सुना देता हूं आपको। ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। तो अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। तो एएसआई के हवाले से विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि जो वहां पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे एक मंदिर था, ऐसा उसका कंक्लूजन है। वो कहती है कि उसके नीचे एक मंदिर था और ये जो स्ट्रक्चर बनाया, जो मस्जिद बनी है, वो दरअसल किसी मंदिर के ऊपर बनी हुई है। इस तरह की बात कही, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। ये मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया, उस सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है। तो अगर ये डेवलपमेंट है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर अगले कुछ दिन जो है राजनीति गरमा सकती है। एक और बाइट आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। ऐसा ये कह रहा है कि जो सेंट्रल चेंबर है उसके वहाँ पे एटलीस्ट एक चेंबर है उसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, और उसमें से जो रिमेन्स हैं 3 चेंबर्स के, वो आज भी देखे जा सकते हैं नॉर्थ साइड में इस तथाकथित मस्जिद के, साउथ में और वेस्ट में, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पर जो बाकी रिमेन्स हैं वो इस समय नहीं असर्टेन हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्टोन फ्लोरिंग की गई है। तो दरअसल वो कह रहे हैं कि जो वहाँ का जो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसकी जो मंदिर का जो रिमेन्स है उससे वो उसकी दीवारों में, यानी मंदिर के जो हिस्से थे उन हिस्सों को ही दीवार में लगा करके जो मस्जिद बनाई गई, ऐसा ये कह रहा है एएसआई ने कहा है। मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे। रामेंद्र सिंह, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। ये जब एएसआई सर्वे रिपोर्ट से पहले एंट्री कर रहा था तभी ये सारी चीजें सामने आ गई थी, और जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद चीजें पुख्ता हो जाती है कि जो आधार लेकर के हिंदू वकील और हिंदू धर्म के लोग उस पर अपना अधिकार बता रहे थे कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में चीजें सामने आती चली जाएंगी। क्योंकि जो बनारस का जो प्रांगण है पूरा, वहाँ माँ गौरी की पूजा होती थी, उनकी मूर्ति है, वहाँ
फूल कमल के फूल के निशान है, और ये सारी चीजें तो ऊपर से ही दिखाई पड़ रही है। एसआई सर्वे की रिपोर्ट भले ही देर से आई हो, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो पुख्ता करती है हमारी जमीन को कि वहां पहले मंदिर रहा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और एक पहला स्टेप भी है अशोक जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। शुक्रिया रामेंद्र, और मेरे साथ मेहमान बने हुए। मैं जानता हूं कि ये उनके सामने सवाल नहीं रखा गया था और ये अभी कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, इसलिए मैं बहुत इस पर डिबेट करने के में नहीं जाना चाहता, लेकिन जल्दी से कमेंट करना चाहेंगे आप तहसीन? मैटर सब जुडिस है और मुझे लगता है जो मैटर सब जुडिस है उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं, आप अगर इजाजत दे तो अभी एक निजी चैनल के ब्रेकिंग सूत्रों के अनुसार अभी मिला है, शायद आप लोग इसको, ऋषि जी शायद इसको बता दे कि जो आप अनुमान लगा रहे थे सोर्सेस के अनुसार, जो मीटिंग हो रही थी माननीय गृह मंत्री जी के घर पर, वह फाइनलाइज हो चुका है। तो एक मैंने अभी चैनल पर मैंने उसका एक दूसरे चैनल के सोर्सेस के हवाले से मैंने ट्वीट पढ़ा है और उसको मैंने ट्वीट भी किया है, उसके स्क्रीनशॉट को। ओके तो आज हमारा विषय है। जी, मैं आऊंगा उस विषय पर। तो शिवम आज अटैक नहीं कर पाएंगे नीतीश जी को, अब ऑफिशियली अटैक नहीं कर पाएगी शिवम। ओके, देखिए लेकिन जैसा मैं अटैक कर पाऊंगा अभी। अब आप अटैक कर पाएंगे। देखिए, ऐसी ही राजनीति इसी तरह से बदलती है, यही होता है। एक मिनट रुकिएगा ऋषि जी, अरविंद वाजपेयी जी, क्योंकि मैटर अभी कोर्ट में है और आप तो खुद वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप इस पर कोई कमेंट आपका इस खबर पे? हम देखो उस पर पर्टिकुलर मैटर पे नहीं कहेंगे, लेकिन इतिहास की एक बात को संदर्भ में लेंगे कि जब 1500 साल पहले मुगलों का जब चल रहा था, सल्तनतें उनकी चल रही थी, तो आतंक तो मचाया ही था, उन्होंने मंदिर तोड़े हैं और ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। मतलब इसको हम कोई जुटला थोड़ी सकते हैं। जैसे जैसे चीजें पता चलेंगी, जो तथ्य आते जाएंगे सामने, उससे ये बात साबित हो रही है कि आक्रांताओं ने हिंदू धर्म पे, हिंदू मंदिर पूजा स्थलों पे बाकायदा जबरदस्ती से तोड़ाताड़ी की थी, धर्म परिवर्तन कराए थी। देखिए, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने डिवाइड करके मामले को खराब किया और उसके बाद, माफ करना, जब हमको स्वतंत्रता मिल गई तो कांग्रेस और सेकुलर के नाम पे जो चीजें होती नहीं, उसकी वजह से चीजें सामने नहीं आ पाई। और ये सेकुलर क्या बात करती है? सेकुलर तो सनातन धर्म शुरू से सर्वधर्म समभाव की बात हम सबसे करते हैं, कब से करते आ रहे हैं। तो वो चीजें जो छुपी हैं वो धीरे धीरे बाहर आएंगी, और लेकिन कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। बिल्कुल, कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा, मामला अदालत में। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस पर जो है मामला आगे बढ़ता है तो इस पर जरूर जो है और चर्चा होगी और डिबेट बढ़ेगी और इस पर जो है खुलकर चर्चा भी होगी। कोर्ट का फैसला तो खैर सबको मान्य होगा। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा, कुल मिलाकर इस वक्त जो है, अच्छा माफ कीजिएगा, ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, दोबारा मैं आता हूं बिहार की खबर पर। जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से आज रोहिणी आचार्य जी ने जो ट्वीट किया, क्या आपको लगता है कि अब वहां से, हालांकि वो ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन अगर लालू यादव की, वो रोहिणी आचार्य नहीं है सिर्फ, वो लालू यादव की बेटी हैं, और वो अगर परिवारवाद के नाम पर ट्वीट करने, परिवारवाद के बयान के बाद अगर वो ट्वीट करती हैं और वो बदतमीजियां जैसा शब्द इस्तेमाल करती हैं, ये कहती हैं कि आपके परिवार में, इशारों में कि आपके परिवार में कोई योग्य होना चाहिए, तो वो अपने आप में जो इंडिया अलायंस में जो सिर फुटा हुआ हो रही है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है। बिल्कुल दिखा रहा है। देखो, रोहिणी आचार्य जो बिटिया रानी है, वो पॉलिटिक्स में तो है, तो उन्होंने किसी के कहने पे ही ट्वीट किया है। और ये कल जो इनका नीतीश बाबू का रैली में जो बयान था, जिसमें उन्होंने परिवारवाद पे अटैक किया, वो इशारा किसकी तरफ था? वो इशारा सबको समझ आया है और उन्होंने फौरन उसका जवाब दिया है, और जवाब दिया है तो नीतीश बाबू बर्रा गए। इसमें मतलब ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है, बड़ा क्लियर विजिबल है, चीजें बड़े आराम से दिख रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता है, ये भी जाहिर हो रहा है। कल जो हुआ है घटनाक्रम, जिसमें कि अपने ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बीजेपी और बीजेपी वालों की सरकार जो है, वो बाकायदा सामाजिक न्याय के मूल्यों में भी विश्वास रख रही है। और इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, ये क्या है? ये समाजवाद की परिभाषा नहीं है क्या? कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में रिजर्वेशन दिया था ईडब्ल्यूएस को 3% का, और इन्होंने अभी 2 साल पहले कितना दिया? 10%। तो देखो, जो ग्राउंड पे करेगा काम, खाली नारों की राजनीति नहीं करेगा,
उसको जनता सर पे बिठाएगी। बिल्कुल। तो ये आप आगे देखेंगे हाँ। कि मोदी जी का लोकप्रियता ऐसे ही नहीं बन रही, हाँ। ग्राउंड में काम दिखा। ओके, मैं अब हो क्या रहा है, जो पूरा अभी इस वक्त जो खबरें आ रही है ना, शिवम बार बार मुस्कुरा रहे हैं, मैं शिवम जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, अब जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसमें एक बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं, इंडिया अलायंस छोड़ देते हैं, मायावती पहले ही मना कर चुकी हैं, तो ये जो जाति जनगणना का जो बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहे थे, वो गुब्बारा जो है वो फट जाएगा और इंडिया अलायंस के पास जो एक बड़ा मुद्दा है वो भी हाथ से चला जाएगा। अभी बता रहे हैं, जैसा वाजपेयी जी ने बताया कि पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर एक बड़ा डेंट मार दिया था नरेंद्र मोदी ने, और ऐसा लगता है वो डेंट जो है और गहरा हो जाएगा और इंडिया अलायंस के हाथ से वो मुद्दा भी चला जाएगा। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद सीधा शिवम जी और ऋषि शंकर मिश्रा आपके पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। तो दो टूक आप देख रहे हैं, भाजपा का जीत का गीत, गठबंधन है टूट से भयभीत, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं बज रही है तान, कहीं बेसुरा गान। मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिवम त्यागी, तहसीन पूनावाला, अरविंद वाजपेयी जी और डॉक्टर सूरज मंडल, ऋषि शंकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी, आपको लगता है कि ये जो एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था गठबंधन जो है, और वो कार्ड उनका क्या था? उनका कार्ड था सीधा सीधा, वो कह रहे थे कि भाई जाति जनगणना का, अब अगर नीतीश चले जाते हैं और अगर मायावती अलायंस का हिस्सा नहीं है तो फिर ये जो कार्ड है ये उल्टा पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, ये कार्ड कहीं ना कहीं चलना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है क्या ये पूरी राजनीति इसीलिए हो रही है, जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न, उसके बाद ये जो डेवलपमेंट हो रही है सारी? देखिए, एक चीज अभी जो ब्रेक से पहले कहा गया कि नीतीश जी ने जो बात की उसके ऊपर रोहिणी आचार्य जी ने जो है हमला किया, ट्वीट किया, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया। एक चीज तो साफ है कि नीतीश जी ने गलत तो कुछ कहा नहीं। भाई कर्पूरी ठाकुर जी की जो विचारधारा है वो कि परिवारवाद की विचारधारा तो थी नहीं, उनका समाजवाद तो परिवारवाद से इत्तेफाक नहीं रखता था। लोहिया जी की जो विचारधारा थी, उनका जो समाजवाद था उसका तो कोई लेना देना नहीं था परिवारवाद से। या फिर जेपी जी की जो विचारधारा थी उसका भी कोई परिवारवाद से लेना देना नहीं। अगर आप झंडा बरदारी समाजवाद की करते हो तो कम से कम जिन लोगों को आप मानते हो उनकी उस पर तो चलिए, और अगर उस पर कुछ कहा गया नीतीश कुमार जी द्वारा तो बात तो सही है। अब वो क्यों रोहिणी आचार्य जी बदतमीज और न जाने क्या क्या लिखने लगी, जाहिर है किसी ने कहा होगा लिखने के लिए तो लिख दिया, क्योंकि वो तो एक्टिव राजनीति में है नहीं, सिंगापुर में रहती है और यहाँ राजनीति से उनका कोई लेना देना, लेकिन बड़े परिवार से है तो जाहिर है उनको शायद पसंद ना आया हो ये बात। आप कह रहे हैं किसी ने कहा होगा? जाहिर है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा मानता हूं कि सिंगापुर में बैठकर अगर कोई इस तरह की जो अपनी पारिवारिक भावनाओं को व्यक्त करता है, जो व्यक्ति उस परिदृश्य में ना हो। अब आप एक चीज बताइए, मिनट टू मिनट मैं नहीं मानता कि उनको खबर होगी सारी चीजों की या तमाम तरह की चीजें होगी जब इंसान काम करता है, लेकिन स्पेशली अगर उनके ट्विटर से कुछ आया था तो जाहिर है कहीं से तो मैसेजिंग हुई है, किसी ने कुछ तो कहा है, तभी इस तरह की चीजें हुई है। दूसरा एक और, जहां तक बात जातीय जनगणना का विषय है, लगातार तमाम तरह की चीजें हुई। ओबीसी को जो है वो संवैधानिक दर्जा तो दिला नहीं पाए थे ये लोग, उसको भी आकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही दिलाया 2017 में और फिर 19 में उसको फाइनलाइज किया, लेकिन बावजूद उसके लगातार जातीय जनगणना की जो ये बात करते आए हैं उस पर कितना आधारित रहे, कितनी चीजें रही है, वही कांग्रेस है
जो नेहरू जी से लेकर और आज राहुल जी तक इतने हजार स्टैंड चेंज कर चुके हैं जिसका कोई हद नहीं। आप क्या वाकई गरीब और वीकर सेक्शन का, पिछड़ों का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं या सिर्फ उसी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं? वो कहीं ना कहीं चीजें एक्सपोज हो जाती है। जहां तक मायावती जी की बात है, उन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि भाई मैं तो अलग चुनाव लड़ेंगी। जहां तक बात है नीतीश जी का, वो भी आप बता ही रहे कि जो भी होने वाला है मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन उतना जरूर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीति रही है, पिछड़ों का नाम लेकर एक परिवार पर ही राजनीति को केंद्रित कर दिया गया। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, पिछड़ों का अर्थ आपका जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव नहीं है। पिछड़ों का अर्थ सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव, इसके बाद शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, इसके अलावा अखिलेश यादव, इन सब का नहीं है। पिछड़ों का अर्थ है कि जो अंत्योदय के तहत व्यक्ति जो आखिरी लाइन के अंत में खड़ा है, उस तक विकास पहुंचे, उसका अपलिफ्टमेंट हो, उसको लेकर कोई अगर इंक्लूसिव सोच इनकी होती तो इनके साथ ये पार्टियां साथ होती। लेकिन आज अगर मायावती जी नहीं चाहते तो क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक टूल की तरह पिछड़ों को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ओके डॉक्टर ऋषि शंकर मिश्रा, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है ये करीब करीब हाथ से चला गया है? क्योंकि एक ही राहुल गांधी जो बार बार मुद्दा उठा रहे थे, राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है ये मुद्दा, अगर ये डेवलपमेंट हो रही है तो ये मुद्दा बिल्कुल हाथ से चला जाएगा? देखिए, एक बात तो मानना होगा अशोक जी, जब जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने एक नैरेटिव बनाया था तो बीजेपी बैकफुट थी, और इसी का कारण था कि प्रधानमंत्री ने 4 वर्ग बताए थे, इसमें युवा है, महिला है, इस प्रकार की बातें नरेंद्र मोदी ने किया था काउंटर, उसको नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए। देखिए, जो डेवलपमेंट बिहार में हुए हैं उसका मुख्य कारण है कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि विधानसभा को लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव बिहार में करवाया जाए, और विधानसभा भंग करने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए जो उनके महत्वपूर्ण एलाइज हैं लालू यादव, वो तैयार नहीं हुए और कई दिनों से रस्साकसी चल रही थी। ये ऐसे ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप देखेंगे दिसंबर से लेके अब तक का जो डेवलपमेंट है, 10 दिसंबर के से 22 दिसंबर का आप बिहार का डेवलपमेंट देखें, नीतीश के किसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तो नीतीश कुमार का मन में ये टिस था कि वह मुख्यमंत्री होते हुए भी तीसरे नंबर की पार्टी है, 45 विधायक है, तो क्यों ना जो समीकरण बन रहे थे वो एनडीए गठबंधन पे भारी पड़ने वाले थे। ये बात तो बीजेपी वाले भी मानते हैं। और जहां तक सम्राट चौधरी की बात है, तहसीन भाई चले गए, सम्राट चौधरी आज दोपहर में नीतीश कुमार के विरुद्ध में बयान दिए हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही जब जो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो कन्नी काटते हुए चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, और केसी त्यागी के बयान को आप ध्यान से देखिएगा, डिकोड कीजिएगा। जब ललन सिंह को हटाया जा रहा था, उससे एक दिन पहले केसी त्यागी ने कहा अब तक ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज भी केसी त्यागी ने यही कहा है कि अब तक महागठबंधन में हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। रात को क्या होगा कोई नहीं जानता। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन अशोक जी, आपके डिबेट में मैं कह देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में जाना भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल नीतीश कुमार का जो एजेंडा है जातीय जनगणना का, राम मंदिर को लेकर जो स्टैंड है, हिंदुत्व की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार राम मंदिर को लेकर मैंने ये भी देखा बीते दिनों, जब हिंदुत्व को लेकर आरजेडी के नेता प्रहार कर रहे थे, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता आकर बचाव कर रहे थे। वो कह रहे थे ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, वो बार बार इसका विरोध कर रहे थे। ये भी मत भूलिए, ये भी लग रहा था। लेकिन सूरज मंडल जी, एक मिनट, सूरज मंडल जी, कुल मिलाकर जो अभी जो डेवलपमेंट है, जैसे वो बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस मंच पर जाते हैं नीतीश उस पर नहीं आते। अब राहुल गांधी, खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी जिस मंच पर उनकी जो भारत यात्रा है, आज दिन में ही खबर आ गई कि नीतीश कुमार उसमें नहीं जाने वाले हैं। यह भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो शायद आने वाले दिनों में फरवरी के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करेंगे। केसी त्यागी और सम्राट चौधरी एक ही विमान से आते हैं। विमान में खबर आ रही है, दोनों के बीच चर्चा हुई है। कुछ ना कुछ तो पक रहा है ना, ये सब इतना आसान नहीं है कहना कि सब कुछ ठीक है। देखिए 4 फरवरी को रैली है। हाँ जी, हाँ जी सूरज जी, आपने जो कहा, तो राजनीति में तो कई तरह की फेरबदल होती है। अभी आपके साथ मंच पे जो एलजेपी के प्रवक्ता है, वो क्या सोचते होंगे अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं?
और उधर जो अपने जो उनके यहाँ दूसरे आज लोग हैं, रात 10 बजे वो बैठक चालू कई हो लोग चुका तो है। नीतीश कुमार जी से अलग समस्या है, जो भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी को समस्या है। तो ये हमारी ओर से जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लोगों की मत क्या है, और लोगों के मन में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में एक भावना। उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि तमाम तरह के दावे हैं और ये मांग उठ रही है कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट से कराया जाए, और भारतीय जनता पार्टी इससे डर के भाग रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पूरी की पूरी सिनेरियो बहुत स्पष्ट हो जाएगी। जो अगर हम देखते हैं कि चुनाव के परिणाम जो है, अभी आप में से कोई बोल रहा था कि स्पष्ट हो गया है कि जीत रही है, कोई चुनाव वोटिंग का जरूरत ही नहीं है। वाकई में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, पहले से आप डिक्लेयर कर चुके हैं। कोई बात नहीं सूरज जी, वो ईवीएम, सूरज जी हाँ शिवम रिस्पॉन्ड कीजिए भाई। ईवीएम को लेकर शुरू हो गया ईवीएम। अब देखिए वो मैंने जो बात की उसकी तस्दीक होगी ना। अगर ईवीएम का सवाल उठेगा इसका मतलब है कि विपक्ष कहीं ना कहीं वो मान चुका है कि हार उसकी तय है। शिवम लेकर जो मांग करने वाले लोग हैं उनको लाइटर नोट पर एक ही चीज कहना चाहता हूं। पार्टी से जुड़े लोगों को ही एक मिनट रुकिए, ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को मैं लाइटर नोट पर एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाइयों, कोशिश करो कि बैलेट पेपर से ना चुनाव हो। ईवीएम में कम से कम ये तो पता शायद नहीं चलता होगा आप लोगों को कि किस आदमी ने किसको वोट डाला, वरना ऐसा ना हो कि अगर बैलेट पेपर से डाला तो परिवार के नेताजी ने अकेला वोट डाला अपना, और उनके घर परिवार में जितनी माताएं बहनें बच्चे हैं उन सबका वोट भी मोदी जी को ही गया है। क्यों इतना दर्द उठाना चाहते हो? ये राइटिंग ऑन द वॉल है, आप माने ना माने। वैसे दिलचस्प बात है कि बिहार में मतपत्र लूटने की शुरुआत भी बताते हैं बिहार से ही हुई थी देश में, और अब बिहार से ही दोबारा मतपत्र वापसी की बात हो रही है। उसी बिहार में लोगों ने देखा था बूथ कैसे लूटे जाते हैं, मतपत्र कैसे लूटे जाते हैं। अब वहीं से मांग हो रही है कि फिर से मतपत्र पे आइए। तो इशारा आप समझ सकते हैं, इरादे आप समझ सकते हैं, मतलब आप निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक मौका लगेगा, अगर समय होगा तो 30 सेकंड में वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड सिर्फ छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। दो आप देखें अरविंद वाजपेयी जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, ये ईवीएम और बैलेट पेपर की बात फिर से शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कि सूरज मंडल जी कह रहे थे कि बीजेपी एनडीए डरे हुए हैं, इसीलिए बैलेट पेपर से भाग रहे हैं। नहीं, ये तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है
ये लालू यादव के लोग लूटा करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, जनता दल का ऑफिस था जंतर मंतर में, वहां बैठते थे, फैक्स हुआ करती थी, उन दोनों मोबाइल तो थे नहीं, फैक्स में आया फला बूथ लुट गया, फला बूथ लुट गया, हम फटाफट लिख के इलेक्शन कमीशन लाते थे, फिर उनको काउंटर अमाउंट इलेक्शन करा करते थे। मतलब वहां गरीब गुरबा वोट डालने नहीं जाता था, जो मिलिटेंट होते थे वो काबू कर लिए, ठप्पा लगाया, खटाखट खटाखट, और उनको भगा दिया कि वोट पड़ गया। क्या ये उस तरह का चुनाव चाहती है? ये देश के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, और किस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी तो ये जीते हैं ना, कहाँ, ये तेलंगाना में जीते हैं। बिल्कुल, तेलंगाना में ईवीएम से जीते हैं, हिमाचल में ईवीएम से जीते हैं। लेकिन फिर भी अगर ईवीएम और अब इसका रोना रो रहे हैं तो फिर समझ में आता है कि दरअसल जो है उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए अभी से जो है ईवीएम का रोना रो जाए। लेकिन बिहार से जल्दी बड़ी खबर आएगी। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी आपका, ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका, बाकी मेहमानों का भी। लेकिन बिहार से कोई भी बड़ी खबर आ सकती है, जल्द आ सकती है, अभी नहीं आएगी तो गणतंत्र दिवस के बाद आ सकती है। लेकिन जो राजनीति जिस तरह से गरमा रही है उसको देख के साफ है कि इंडिया अलायंस जो है वो दरक चुका है या दरक रहा है, बस टूटने का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।